क्या बाबूलाल मरांडी को लग रहा है कि जो मॉडल और एक लड़की का मामला था, हेमंत सोरेन पर आपने आरोप लगाया, जब लड़की आप सामने आकर फिर आप पर आरोप लगा रही है, तो आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? और इस घटना के बाद और इस सवाल के बाद बाबूलाल मरांडी की जो छवि आई, अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबूलाल मरांडी पर ऊपर से प्रेशर था, या फिर बाबूलाल मरांडी वर्तमान बीजेपी का जो ट्रेंड है उसमें ढलने की कोशिश? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे आदिवासी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पेश कर दिया जाए ताकि हेमंत सोरेन भी मान जाए और ये विवाद भी खत्म हो? 1 साल के बाद बाबूलाल मरांडी को अगर सरकार को 2 सलाह देनी हो तो कौन सी सलाह दें? अच्छा, बाबूलाल मरांडी को क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक भी काम अच्छा नहीं लगता? अच्छा, हमारा जो फॉलो अप चैनल है वो रोजगार के मुद्दे को हमेशा उठाता रहा है। रोजगार के जिस वादे के साथ सरकार बनी थी, क्या लगता है कि उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरा उतरे? हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार 1 वर्ष पूरे होने के बाद जश्न की तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। आज उन्हीं से जानते हैं कि 1 साल के बाद जिनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था उन्होंने कैसा काम किया। बाबूलाल जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेने से पहले आपके पास हेमंत सोरेन आए थे और आपने आशीर्वाद दिया था। 1 साल में आपने जिसे आशीर्वाद दिया था उन्होंने कैसा काम किया? देखिए, झारखंड की जनता ने यूपीए गठबंधन को, हेमंत सोरेन को एक जनादेश दिया। तो जब जनता ने उनको जनादेश दिया तो स्वाभाविक है कि मेरा भी एक दायित्व था कि भाई उनको आशीर्वाद दिया। और हम सब लोग उम्मीद करते थे कि इतनी अच्छी जनादेश यूपीए गठबंधन को मिला है तो निश्चित रूप से सरकार इस राज्य के लिए बेहतर करेगी। लेकिन पूरे 1 वर्षों में जो सरकार के कामकाज की अगर हम आज देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सरकार राज्य की जनता को काफ़ी निराश किया है। 10 में से नंबर दिया जाए तो कितना नंबर देना? देखिए, नंबर तो आने वाला समय में जनता देगी, हम तो नंबर देते नहीं हैं। अगर हम नंबर देंगे तो फिर लोग कहेगा ये तो अपोजिशन है, ये कहाँ इनसे नंबर की कोई उम्मीद करेंगे। तो इसलिए मैं नंबर देने का काम नहीं करता हूँ, नंबर हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया। सरकार की अपना एक लक्ष्य होता है कि ये काम करना है और फिर तुरंत भी कुछ ऐसा होता है कि उस पर सरकार को काम करना पड़ता है। उसी में कोरोना संक्रमण आया। सरकार कर रही है कि हमने इतना बेहतर काम किया कि देश में गिने चुने राज्य हैं जिन्होंने काम किया है, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि फेल है सर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, कोरोना काल में पूरे देश और दुनिया में एक संकट थी। उस संकट में जितनी लोग उम्मीदें थी, ठीक है, उस अनुरूप काम नहीं हो सकता था, हम भी मानते हैं उस विषय को। लेकिन जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि भाई आम लोगों की सरकार से पहली अपेक्षाएं क्या होती है। आम लोगों से सरकार की अपेक्षा होती है कि राज्य में कानून की राज स्थापित हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक हो, भय मुक्त राज्य हो। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में भय का माहौल है, डर का माहौल है। राज्य फिर वैसे स्थिति में पहुंच गया जो 15 नवंबर 2000 के पहले जब बिहार एक साथ था, तो उन दिनों को हम याद करते हैं तो हर कोई डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे। पता नहीं किनके पास रंगदारी वसूलने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, नहीं देने पर उनको जान से लोग मार देंगे। तो आजकल आप देख रहे होंगे, आए दिन, आज भी मैंने किसी अखबार में देखा, किसी को लोगों ने मांगा है 1 करोड़ रुपया की रंगदारी। यहाँ यहीं पर बगल में अखबार के ही मालिक थे, उनसे भी मांगा गया, उनके घर में हमला हुआ। ये आए दिन हो रहा है डॉक्टरों के घर में। तो आज फिर से राज्य की जनता डरे हुए और सहमे हुए हैं। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये आम बात सी हो गई। और उसके बाद इस प्रदेश के अंदर में जो महिला उत्पीड़न की या क्या कहते हैं, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसमें सबसे अधिक छोटी बच्ची शिकार हुई, उनको जान से मार दिए गए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जब देश के कई राज्यों में इस कोरोना के काल में लॉकडाउन के समय घटनाओं में कमी आई, लेकिन झारखंड में
कमी नहीं आई बल्कि आगे ही बढ़ा। आज भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर बना हुआ है लोगों के अंदर में, जो हमने कहा कि 2000 के पहले की स्थिति थी। और ये जो गृह विभाग है, जो पुलिस महकमे को जो देखता है, वो आज मुख्यमंत्री के पास है। और पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। 2000 के पहले थाना में गाड़ी नहीं हुआ करते थे, मोटरसाइकिल से पुलिस दरोगा इधर उधर घूमते थे। उस समय की थाना को याद करिए, उस समय क्या स्थिति थी थाना की। और पूरे राज्य में भी पुलिस बल की निहायत ही कमी होती थी। उस समय 20 से 24 हज़ार करीब पुलिस बल थे पूरे राज्य में। संसाधनों की कमी थी। आज तो प्रत्येक थाना में 2 गाड़ियां आपको मिल जाएगी। और उसके बाद पूरे राज्य में आज 80,000 से अधिक की संख्या में आज पुलिस बल भी है। तो हम ये कह रहे थे कि भाई संसाधनों की भी कमी नहीं है, पुलिस जवानों की भी कमी नहीं है, और विभाग भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास है। और उसके बाद अगर इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है, तो फिर हम सरकार को सफल हम कैसे कह सकते हैं? बाकी विकास के कामों में वो कह सकते हैं कि कोरोना काल में पैसा नहीं है, या हम भी समझ सकते हैं राजस्व की उगाही कम हुई। तो एक तो ये मामला, दूसरा जो सरकार से और दूसरे जो क्या उम्मीद करते हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, उसमें भी कमी हो। लेकिन आज चाहे थाना हो चाहे अंचल हो, भूमि से जितनी संबंधित लिटिगेशन है, आए दिनों हत्याएं जब होती है तो उसमें भी आप देखे होंगे कि अधिकांश हत्या का कारण जमीन का कारण होता है। और ज़मीनें जहाँ खरीद बिक्री होती भी है तो मोटेशन नहीं होता है, पैसे वसूले जाते हैं, या फिर ऑनलाइन के नाम पर कि चढ़ रहा है तो इसका ज़मीन उसके खाते में, उसके खाते से उसके खाते में, लोग आपस में सब लोग परेशान है। थाना कोई भी जाता है तो वहाँ बिना पैसा से काम नहीं होता है। तो आज हम कह सकते हैं कि भाई ये मज़ेदार बात है कि विभाग किसके पास आई है? भूमि एवं राजस्व जो सुधार विभाग है वो भी मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस भी मुख्यमंत्री के पास है, खदान भी मुख्यमंत्री के पास है। खदान का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि माइनर मिनरल्स जैसे बालू को लेकर के लोगों की परेशानी, पिछले दिनों पार्टी की ओर से कार्यक्रम था 16 तारीख को सभी ब्लॉक में धरना का। अब यहाँ लगता है कि मानो जो कर्मचारी है या पदाधिकारी है कि इन लोगों को लगता है कि उगाही में सरकार ने शायद लगा रखे हैं, और तब बिना भय के और बिना लोक लाज के पैसे लोग वसूल कर रहे हैं बेशर्म की तरह। तो ये तभी संभव हो सकता है जब सरकार के उसमें संलिप्तता नहीं हो। अब बताओ कि जब खदान के विभाग भी उनके पास है, खनिज भी, पुलिस विभाग भी उनके पास है, और फिर भूमि और राजस्व विभाग भी उनके पास है, और तब यहाँ ये हालत है, तब फिर हम कैसे इस सरकार को अच्छे हम मान सकते हैं जो आम लोगों से जिससे जुड़ा हुआ? बाकी हमने मान लिया कि ये नहीं हुआ, और उसके बाद कई कैसे चीज़ें हैं, जैसे बार बार ही सरकार की बीमारी है कि केंद्र ने हमें सहयोग नहीं कर रहा है। अब देखिए पिछले दिनों जिसकी मैंने बार बार मुख्यमंत्री का बयान हमने पढ़ा, पिछली सरकार ने झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज बना करके तैयार कर दिया, उद्घाटन भी हो गया। अब पूरी 1 साल चला हो गया। अब उस सारे मेडिकल कॉलेज को सरकार को चलाना चाहिए था। वहाँ एडमिशन अब रुका हुआ है, क्यों? MCI ने उसको परमिशन नहीं दे रहा, क्योंकि आपने वहाँ डॉक्टरों की बहाली नहीं किया, फैकल्टी की आपने बहाली नहीं की है। MCI का रूल्स सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, आपको उस मापदंड को फुलफिल करनी पड़ेगी। कब बहाली करते? फरवरी के बाद से तो लॉकडाउन हो। हमें के लॉकडाउन से क्या मतलब था बहाली करने में? वैकेंसी निकाल सकते थे, अखबार तो रोज निकलता था। क्या केंद्र सरकार एक भी निकाल सकी इस लॉकडाउन को? भाई केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, झारखंड सरकार की बात कर रहा हूँ। किसी भी सरकार ने मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उनको आवश्यकता थी ना, जो बार बार ये कहते हैं कि केंद्र ने बंद कर दिया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये काम कर सकते थे, बच्चों का भी एडमिशन होता, पढ़ाई होता,
और साथ साथ वहाँ डॉक्टर होते, फैकल्टी होता, तो फिर मरीजों की भी देखभाल होती। तो ये कोरोना में और अच्छे ढंग से लोगों की सेवा कर सकते थे। लेकिन सरकार को तो जनता की बिल्कुल ही चिंता नहीं है, काम नहीं किया है। अगर काम के बारे में उनसे पूछा जाए तो फिर वो केंद्र के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो सीधी सीधी बातें हैं। तो इसलिए हमने कहा कि 2-3 बातें हमने पॉइंट आउट इसलिए किया क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कोई संसाधनों की और पैसे की जिसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हम बड़े बड़े अभी हम नहीं कह रहे हैं कि आपने ये सड़क नहीं बनाया, तो हम जानते हैं कि इस समय कितनी पैसे की कलेक्शन हो रही है, कितनी परेशानी है पूरे देश और दुनिया में। करप्शन को रोकने में तो कोई परेशानी नहीं थी साहब, ये कर सकते थे आराम से। आज थाना पुलिस क्राइम को तो कंट्रोल कर सकते थे, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। ये सारे विभाग उनके पास है। आप जितने भी चीज़ गिनवा रहे हैं ये सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन इसी एक साल के बीच 2 उपचुनाव हुए जो बाबूलाल मारंडी के नेतृत्व में झारखंड में लड़े गए। दोनों ही उपचुनाव आप हार गए। तो क्या लगता है कि जनता ये चीज़ नहीं समझ रही है जो चीज़ आप लोग समझाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ चूँकि जीता हुआ उनका सीट था। हम सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, पार्टी के कार्यकर्ता ने, सब लोगों ने मेहनत किया। लेकिन जिसको कह सकते हैं कि भाई हारते हारते वो जीत गए और हम लोग जीतते जीतते हार गए। लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे कि वोटों में हम सब लोगों ने काफ़ी इजाफा किया। उनकी सरकार भी थी, जीता हुआ सीट भी था, लेकिन पिछले की तुलना में दोनों ही विधानसभा में आप देखेंगे कि काफ़ी वोटों में इजाफा हुआ। कि हमने कहा कि भाई थोड़ा सा भी कसर रह गया है तो हम लोग 2000 आने वाला जो चुनाव आएगी उसमें हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। बाबूलाल मरांडी इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर लिए? अरे भाई ये सब हार की क्या, हारे, हमने मेहनत किया, नहीं जीता पाए तो अगले हमने कहा कि अगले के लिए मेहनत करेंगे। उसके लिए हम किसी को थोड़े हम दोषी कह रहे हैं। अच्छा, दुमका सीट बहुत ही खास था क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो सीट छोड़े थे, फिर उनके भाई जीत गए। खबर यह है कि बीजेपी के 3 बड़े नेता केंद्र को पत्र लिखे सेंट्रल आप संगठन को, और उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर मतभेद के कारण ही ये हुआ। तो क्या सचमुच में झारखंड में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं? नहीं, मुझे तो पता नहीं कि किसने कौन पत्र लिखा, 3 बड़े नेता। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि 3 बड़े नेता ने केंद्र को पत्र लिखा। मैं तो पत्र लिखता ही नहीं, हम पत्र क्यों लिखेंगे? अगर किसी से कोई बातें करनी हो तो जा कर के मिल कर के हम बात कर लेंगे। पत्र तो वो लोग लिखा करते हैं जो बेचारा नहीं जा पाते हैं, कहीं मिल नहीं पाते हैं, उनके लिए समस्या है। जब हम कभी भी किसी से जाके मिल सकते हैं तो फिर पत्र की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक रही बात, खास हमारे लिए दोनों ही सीट थी, हम दोनों ही सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नहीं जीत पाए। तो हमने कहा कि भाई वो हारते हारते जीते, हम जीतते जीतते हारे, और क्या है। अच्छा, आपने कहा कि हेमंत सोरेन हर बात पर केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं ना। आप तो हर दिन देखिए, आप ही लोग जब उनके ऊपर चोंगा लगाते हैं, हम लोग तो उसी से, हम लोग तो उनके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते नहीं हैं। जब अखबार में छपता है, टेलीविज़नों में जब देखते हैं, टेलीविज़न तो कम ही देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह में देखते हैं तो वही बोलते हुए केंद्र नहीं कर रही, केंद्र नहीं कर रही है। लेकिन आप लोग जो एक नई राजनीति शुरू किए झारखंड में, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो बैकफायर कर जाता है राजनीति में। क्या बाबूलाल मरांडी को लग रहा है कि जो मॉडल और एक लड़की का मामला था, हेमंत सोरेन पर आपने आरोप लगाया, जब लड़की सामने आकर फिर आप पर आरोप लगा रही है, तो आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि ये मुद्दा नहीं उठाना? हमको कहे पछतावा होगा भाई? हमने तो उस समय कहा कि जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है और वो भी संगीन आरोप है, तो फिर मुख्यमंत्री को जनता के सामने बतानी चाहिए कि मामला क्या है। और हमने कहा कि आज भी मैं कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के अंदर में नैतिकता हो तो त्यागपत्र देते और खुद महाराष्ट्र पुलिस को ही अपने हाथों से लिख करके देते, आप इसको जांच कराइए। तो ये कहाँ हिम्मत कर पा रहे हैं। रही बात कि लड़की ने जो बोली, जो हमने सुना उसको, तो हमने तो उसी दिन महाराष्ट्र पुलिस, उस दिन कह रहे हैं, उससे पहले ही हम महाराष्ट्र पुलिस को, उनके डीजीपी को हम पत्र लिख चुके हैं। हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब हमने देखा और उसके बाद किसी प्रेस ने हमको पूछा था तो हमने कहा हम तो पहले डीजी को पत्र लिख चुके हैं कि वहाँ पर, कि चूँकि जिस प्रकार से घटनाएं 2013 में हुआ, बाद में भी जो घटनाएं हो सकती है, ये बिल्कुल संभावना क्लियर है। और
उनके ऊपर लगता है कि दबाव है, तो इसलिए जांच होनी चाहिए। हम तो वहाँ के डीजीपी को और वहाँ के पुलिस कमिश्नर को हमने पत्र लिखा, और जब कभी भी और जानकारी लोग अगर हमसे लेना चाहेगा, हालांकि पुलिस को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस खुद और जानकारी इकट्ठा कर सकती है, तो हम जितना हमने जाना है उस विषय में हम बता सकते हैं। बाबूलाल मरांडी क्या उस लड़की से मिले? नहीं, हम किसी से कोई नहीं मिले। हमने जो कहा है कि यार हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, तो कोई मेल से लोग भेजते हैं। आज भी मेरे पास देखेंगे बहुत सारे मेल पड़ा हुआ रहता है, कुछ तो देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। डाक से भी लोग चिट्ठी भेजते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्तर से जहाँ कार्रवाई होना होता है करते हैं, नहीं तो जहाँ वो भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं लिख करके। तो यही तो काम करना, और करना क्या है। जनता के मन में ये सवाल है कि बाबूलाल मरांडी की एक छवि जो जनता के मन में थी, और इस घटना के बाद और इस सवाल के बाद बाबूलाल मरांडी की जो छवि आई, अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबूलाल मरांडी पर ऊपर से प्रेशर था, या फिर बाबूलाल मरांडी वर्तमान बीजेपी का जो ट्रेंड है उसमें ढलने की कोशिश कर? पहली बात तो मैं कहूँगा कि ना ऊपर से दबाव रहता है, हमारे ऊपर कौन दबाव डालेंगे, क्यों दबाव डालेंगे। क्योंकि हम अगर राजनीति करते हैं, अगर मेरी नज़रों में आती है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उन बातों को कहना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो ये अपराध होता। अब ये जो आप बात बोल रहे हैं कि उनको पछतावा, इनकी छवि ऐसा, कि भाई जो गलत करेगा तो उनकी छवि ने खराब होगी। हमने तो उस बात को सामने लाया पटल पर। अब आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हेमंत सोरेन को ये हिम्मत हो, साहस हो, तो फिर त्यागपत्र दे और सीबीआई छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस को ही उन पूरे मामलों की वो जांच के लिए लिखे अपने से कि भाई आप इस पूरे मामले को जांच कराओ, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, तो क्या दिक्कत है यार। हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, हर हमेशा बोलते रहते हैं। क्योंकि हम कोई भी बातें हल्की फुल्की नहीं करते हैं। अगर कोई बातें बड़ा गंभीर लगता है और लगता है कि सचमुच में, आपने यहाँ भी देखा पहले क्या बोलते हैं, राफिया नाम की लड़की थी, उनके ऊपर भी कितने हमले हो रहे थे। उन्होंने हमें, उनको, वो भी लड़की हमको मेल से ही भेजी थी, तो वो सब भी आप सब लोगों के संज्ञान में है। और उससे पहले भी आप देखे होंगे जब बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी, तो उस समय डॉक्टर इंतजार अली काब साहब, उस समय भी कई लोगों ने हमको कहा कि आप इसमें आपको कूदना नहीं चाहिए था। रियल में अगर वो आदमी, लेकिन हमने बीजेपी में नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हम तभी बोले जब मेरे पास तथ्य सब कुछ था मौजूद, और नहीं तो फिर हम थोड़े बोलते हैं ऐसा। उस समय तो कई मित्र हमको लोग बोला कि साहब इसमें तो आपकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी, अगर वो सिद्ध हो गया आतंकवादी है। हम बोले हम देख लेंगे उसमें से, और लड़के आपने देखा कि वो आदमी निकल गया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे पास बिना कोई प्रूफ, बिना कोई प्रमाण के हम नहीं बोलते हैं। आप बाबूलाल जी गंभीर बातें करते हैं, हल्की बातें नहीं करते हैं, इसीलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं मैं गंभीर बात ही और पूछ रहे हैं कि झारखंड के कई और ऐसे नेता हैं जिन पर लड़कियों को लेकर या किसी बात को लेकर आरोप लगा है, तो क्या इसी बात को लेकर झारखंड में राजनीति होनी चाहिए? क्या और मुद्दे नहीं बचे? सवाल मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर ये गंभीर आरोप है। बात आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर किसी के ऊपर भी अगर गंभीर आरोप लगता है तो जिम्मेवारी क्या बनती है, अपना भी क्या जिम्मेवारी बनती है। लिखित में आरोप है, और वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लिखित में दिया हुआ आरोप है। वही लड़की के आरोप हैं कि बाबूलाल मरांडी धमकी दे रहे हैं। अरे भाई मैं क्या कहा, हम तो इसलिए तो कह रहे हैं ना जांच होनी चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों साहस नहीं जुटा रहे हैं। अपने कलम से लिखते और मुंबई के डीजीपी को लिखते हैं, वहाँ कमिश्नर को लिखते, मेरे ऊपर यही एक आरोप है, बिल्कुल निराधार है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमको भी प्रसन्नता होती कि भाई हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरोप है और निर्दोष हो जाते, तो हमको अच्छा लगता है कि भाई किसी को भी खराब लगेगा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप। तो हर कोई आज तो निश्चित रूप से शंका के दृष्टिकोण से उनके और लोग देखते होंगे, तो उनको तो खुद उससे मुक्त होना चाहिए और उसके लिए उनको पहल करनी चाहिए। ये नहीं पहल करें, ये तो हमको आश्चर्य लगता है। अच्छा, 1 साल सरकार के जो पूरे हुए हैं, ठीक 1 साल पहले आपके पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। 1 साल के बाद बाबूलाल मरांडी को अगर सरकार को 2 सलाह देनी हो तो कौन सी सलाह? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अपने ओर से तो कोई सलाह नहीं दूंगा।
क्योंकि मेरा सलाह वो क्यों मानेंगे। इतनी सुचिता भाई राय इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री ने जो चुनाव के पूर्व चुनाव घोषणा पत्र में और विधानसभा में भी समय समय पर जो आश्वासन दिया है राज्य की जनता को, उतनी ही काम को वो प्रामाणिकता से करे तो हम समझते हैं कि बड़ा भला हो जाएगा राज्य के। अरे ये उसी में सब कुछ है, उसमें ढेर से आश्वासन दिया हुआ, इसलिए मैंने एक और पूरे कर रहे हैं। किसान से वादा किए थे 50,000 रुपए ऋण उन्होंने वादा 2 लाख उन लोगों ने वादा किया था भाई, और उसमें भी कई कंडीशन राइडर लगा रखा है। उसमें खजाना खाली करके दिए, उन्हें श्वेत पत्र जारी करना पड़ा। हम बोले कि खजाना खाली, उनको खजाना भर करके, खजाना में हर किसी को पता है कैसे आता है। प्रत्येक दिन टैक्स के माध्यम से पैसा आता है और फिर खर्च होता है। सरकार बजट क्या बनाती है, अनुमानित बनाती है ना कि 80,000 करोड़ रुपया का अनुमानित बजट है, यानी इतनी पैसा सरकार भिन्न भिन्न स्रोतों से कलेक्शन करेगी और फिर खर्च करेगी। हर साल यही होता है। तो किस राज्य में और किस दुनिया के किस देश में ऐसा आपने देखा कि सरकार कलेक्शन करके एक सरकार छोड़ के आती है? भाई पैसा सरकार के पास छपता नहीं है, राज्य सरकार के पास। सरकार तो वही पैसा खर्च करते जो कलेक्शन करके आता है। तो पिछली सरकार ने भी जितनी बजट बनाई, जो कलेक्शन किए और फिर खर्च करते चले गए, तो कहाँ खर्च खजाना में रहेगी। तो ये जो बोलते हैं सर्वसाधारण लोगों को तो ये भुला सकते हैं, लोगों को शायद समझ में नहीं आवे, हर लोग इस सारे पेचीदगियों को नहीं समझते हैं तो उनको लग सकता है, लेकिन सामान्यतया लोग समझता है कि सरकार के पास कोई खजाना में पैसा नहीं रहता है, कोई गड़ा हुआ नहीं है कि कोई निकाला हुआ है कि नहीं जमा है। भाई सरकार के यहाँ तो बजट सरकार बनाती है, और बजट बनाती है अनुमान के आधार पर कि हमको इन इन स्रोतों से इस साल इतना पैसा आमदनी होगी और इन इन क्षेत्रों में हम इतना खर्च करेंगे। कोई भी सरकार होती है, तो पिछले सरकार भी वैसे ही खर्च किया, जितना दिन रहे, जितना आते गया उतना काम किया। अब ये सरकार, इनको खुद काम करना है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया है, वो लेक्चर देने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को खुशी होती है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे झारखंड? अरे जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन सवाल खुशी तो ये होगी कि झारखंड को बढ़िया से बनाते, यहाँ विकास करते, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते, उससे हमको खुशी होती। हार्वर्ड में देंगे तो हार्वर्ड में तो वो सारे लोग पढ़ते हैं जो लोग क्या बोलते हैं सुखी संपन्न है। वहाँ ना बाबूलाल मरांडी के जैसे लोगों की ज़रूरत है, ना क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन की वहाँ कोई ज़रूरत है। जो कि उस विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो देश दुनिया से जाते होंगे, मुझे तो पता नहीं कि नेट पर आप देख लेंगे तो बाहर से जाने वालों को कितना पैसा लगता है, तो अपने आप में वो परिपूर्ण रहते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि भाई उनको गाँव में जा कर के और लोगों की तकलीफ़ को देखते, 1-2 दिन किसी गांव में सोते, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ का अनुभव करते और उसको फिर समाधान करते, तो हमको अधिक खुशी होती। अच्छा, बाबूलाल मरांडी को क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक भी काम अच्छा नहीं लगता? सबसे पहले ट्रेन चलवाकर वो मजदूर को लाए, हवाई जहाज़ से मजदूर को लाए। जो चप्पल पहन के मजदूर चलता है वो हवाई जहाज़ पे चढ़ के आया। इतने मजदूरों को वापस लाने के बाद रोजगार से जोड़ने की। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पहली दफ़ा जो हैदराबाद से ट्रेन आई, तो इन लोगों ने जा कर के फ़ोटो वोटो खूब खींचा, आप लोग भी शायद गए होंगे। हमारे लोग वहाँ रहते थे, हमने उनसे पूछा यार ट्रेन कैसे चला, क्या चला, कुछ पता ही नहीं था। सच तो यह इन लोगों को भी पता नहीं था। वहाँ जो मिनिस्टर थे, वहाँ जो काम पर लोग गए हुए थे, वो लोग जो परेशान कर रहे थे, उन लोगों को उनको भेजना था। तो स्पेशल कंपनी ने मिनिस्टर से बात करके और उस ट्रेन को चलवाया, और इन लोगों को पता चला तो ये लोग क्रेडिट लेने में दौड़ पड़े। अब बताओ। और जहाँ तक ट्रेन चलवाने की बात है, तो हमसे भारत सरकार के रेल मंत्री ने बात की और हमने कहा कि भाई हम लोग इतना ट्रेन यहाँ से देना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, झारखंड सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती है। तो हमने खुद राज्य के मुख्यमंत्री से बात किया और हमने कहा कि साहब लड़के लोग परेशान हैं, पैदल चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, आप ट्रेन की इजाज़त तो दीजिए। उनका जो जवाब था, उस जवाब को मैं बोलूँगा तो फिर गांव के लोगों को उनके प्रति तकलीफ़ बढ़ेगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं।
और बहुत दिनों तक ऐसे ही रोके, चलने नहीं दिया, बहुत लिमिट में चलता था। तो ये क्या बोलेंगे? प्लेन से भी लोग, मुंबई से लोग चला, वो भी एक क्रेडिट ले रहा था। बाद में हुआ कि जो लड़का लॉ की यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे, उन लोगों ने मैनेज करके बाकी सारे लोगों को लाया, लोगों को। तो दुमका के कुछ लड़के लोग काम करता था, क्या बोलते हैं, लेह लद्दाख में, उनको उन्होंने लाया, चूँकि उनका वेस्टल इंटरेस्ट था वहाँ पर कि चुनाव होने वाला है, चलो इतना काम कर लेना। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं है कि आज के तारीख में या दुनिया के लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सरकार काम करे अच्छी। कौन नहीं चाहेगा कि अपने राज्य की सरकार बढ़िया काम करे, लेकिन कोई काम तो ऐसे ही कर नहीं रहा है ना। जो काम नहीं कर रहा है उसमें वो क्रेडिट लेने के चक्कर में वो दौड़ पड़ते हैं। तो आप बताओ कैसा सरकार को हम कैसे कहेंगे? अच्छा, हमारा जो फॉलो अप चैनल है वो रोजगार के मुद्दे को हमेशा उठाता रहा है। युवा जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, मुख्यमंत्री युवा हैं। रोजगार के जिस वादे के साथ सरकार बनी थी, क्या लगता है कि उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरा उतरे? देखिए, पहले कहा था ना कि जितने लोग बाहर से आएंगे सबको हम रोज़गार देंगे। हम लोग भी बड़ी उम्मीद किए थे कि देंगे, लेकिन अब तो अधिकांश लोग वापस लौट चुके हैं। नहीं, अपने पैसे से लोग लौटे। यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों से कंपनी ने बसें भेजी जगह जगहों पर, और फिर मजदूरों को अपने से ले गए। उसमें तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस समय लेह लद्दाख में जब भारत सरकार का उपक्रम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ले जा रहा था, जा कर के खूब झंडा दिखाया। भाई वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी लोगों को ले जाते थे। तो ये अपने आप को बड़ी होशियार समझते हैं। लोग सोचते हैं कि बाकी लोग शायद क्या बोलते हैं उसको, बाकी लोगों को कोई समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम कुछ भी ये करेंगे। तो भाई धीरे धीरे सबको पता चलेगा। इसलिए हर हमेशा काम ईमानदारी से करना चाहिए। और उन्होंने कितना वादा किया था, 5 लाख की बात भी उन्होंने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा था, जो लोग क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम करते हैं, अनुबंध कर्मी है, उनको उन्हें समान काम, समान वेतन, स्थायीकरण, कई एक चीज़ें उन्होंने बोला था। अब तो एकदम चुप लगा दिया, बोलता ही नहीं है। अरे विधानसभा में कहा था बजट में कि एमए पास, बीए पास को 7,000 5,000 रुपया भत्ता देंगे। भाई 1 साल हो गया, कर क्या रहे हो? अच्छा, सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार अब आगे के 1 साल की रोड मैप बनाकर तैयार है कि क्या कुछ करना है। पार्टी का एक रोड मैप होगा, चूँकि दुमका और ये चुनाव, उपचुनाव के दौरान आप लोग कहते रहे थे कि इस चुनाव के बाद सरकार बदल जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। आगे भी ऐसा कोई है रणनीति कि आप लोग ऐसे ही साधारण सरकार को चलेंगे? देखिए, सरकार चलाने के लिए तो जनता ने उनको जनादेश दिया है। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है इस सरकार को कुछ करने की। अब अगर इनके लोग आपस में इधर उधर हो तो हमारे उसमें से कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई हड़बड़ी नहीं है। अब रही बात कि पार्टी की ओर से, तो पार्टी की ओर से कार्यक्रमों की श्रृंखला तो आपने देखा, जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक हुआ वैसे वैसे हम सब, लॉकडाउन में भी पार्टी ने काम किया, ज़बरदस्त काम किया। इस झारखंड में या पूरे देश में जितना बीजेपी ने काम किया, कोरोना के काल में भी सेवा का, आप यहाँ भी देखे होंगे रांची में, सरकार के तो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। आपने जो घोषणा किया था वो भी ठीक से नहीं दिखता था, लेकिन पार्टी की ओर से और पार्टी के सहयोगियों के ओर से भी काफ़ी सेवा का काम लोगों ने किया। कोई भूखे नहीं सोए, उसकी पूरी प्रयास हुई, और भारत सरकार ने भी किया। और उसके बाद जब से अनलॉक्ड हुआ तो फिर हम सब लोग भी बाहर निकले, और फिर अब जन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम सब लोग अब जा रहे हैं। सरकार को लेकर मेरा सवाल था, सरकार स्थिर रहेगी ना? भैया सरकार तो स्थिर ही है। हम लोग सरकार को हमने कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है इधर में। एक आखिरी सवाल, पूरे 1 साल तक बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ते रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे आदिवासी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पेश कर दिया जाए, ताकि हेमंत सोरेन भी मान जाए और ये विवाद भी खत्म हो जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम खुद नेता प्रतिपक्ष के लिए परेशान हैं, पार्टी को मैंने अपनी ओर से पहले ही बता दिया था
लेकिन पार्टी ने फिर जो तय किया, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दिया, और आज मैं कह सकता हूँ, हमने तो पार्टी के जिस दिन हम पार्टी विलय कर रहे थे, सार्वजनिक रूप से भी हमने जनता के समझ कहा कि भाई जनता, ये पार्टी हमें जो काम देगी, झाड़ू लगाने के भी काम देगी, हम वो करेंगे। क्योंकि हम पहले भी कभी भी हम अपने लिए नहीं पॉलिटिक्स करते हैं, परिवार के लिए हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि इस राज्य की सारी जनता भी जानता है, देश भर के लोग भी हमें जितना जानने वाला है वो जानता है। तो इसलिए ये कोई मेरे लिए विषय ही नहीं है। करते भिन्न भिन्न विभागों में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, तो सरकार देना नहीं चाहती है जनता को, और इसलिए मामला को उन्होंने इसको लटका के रखा है। दूसरा जो मामला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का, जिस पर बार बार वो बोलते हैं, चूँकि वो जानता है चुनाव होता तो फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, पदाधिकारियों के हाथों में सब कुछ नहीं रहता है, पैसा सीधा फिर पंचायत के खाते में चला जाता है, मुखिया के खाते में चला जाता है। तो अब क्या है, जैसे पंचायत का अधिकार समाप्त हो गया, अब सारा वेस्ट हो गया पदाधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर, अब वो आसानी से पैसा वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि साहब हम ये करें, क्या बोलते हैं उसको, अपोजिशन के लीडर की नियुक्त करें। इसके पीछे का ये राज है सीधा सीधा, और सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष है। जब उन्होंने सो मोटो जब एक्शन लिया और हमें नोटिस थमा, तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए कि भाई आप सो मोटो ऐसे कैसे कर सकते हैं, 10 शेड्यूल में इसके कोई प्रावधान नहीं है। तो उसको उन्होंने हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, और जिस दिन रोक लगाया उस दिन बैक डेट से 2 लोगों का आवेदन मंगाया, और फिर शाम में हमको नोटिस फिर से थमा देता है कि भूषण तिर्की और राजकुमार यादव ने आवेदन दिया है कि 10 शेड्यूल का मामला, इसकी सदस्यता समाप्त हो। और इसलिए मैं बैक डेट से कह रहा हूँ, जो कि विधानसभा के ओर से भी वकील वहाँ अपीयर हुए थे हाई कोर्ट बहस में, और सरकार के एजी भी वहाँ अपीयर हुए थे। अगर मामला ये होता, पहले विधानसभा में आवेदन दिए होते ये लोग, तो निश्चित रूप से इसको उस समय कोर्ट किया जाता। लेकिन उस समय अगर उन्होंने कोर्ट नहीं किया इसके वकील की ओर से, इसका अर्थ ही ये साफ साफ है कि उससे पहले कोई आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को नहीं मिला था, और बाद में बैक डेट से फिर आवेदन लेकर के और सामने फिर नोटिस थमाते हैं। क्या दिखाता है साहब। और हमने कहा कि कोई हमको अपोजिशन की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। अब हमने पार्टी को कहा कि भाई लड़ाई तो हम लोगों को अपोजिशन के लिए लड़ाई लड़ना है, सत्ता में बैठने के लिए अब लड़ाई लड़ना है, उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल को पूरी तरह फेल बताया, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई पर इन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में विधानसभा है।